चलिए आज एक ऐसे कानून को समझते हैं जो राजस्थान में ना लाखों लोगों की जिंदगी और उनकी जमीन से जुड़े रिश्तों को एक शक्ल देता है। सोचिए, एक तरफ जमीन का मालिक है और दूसरी तरफ वो इंसान जो उस पर खेती कर रहा है। इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, वो हमेशा से ही बड़ा नाजुक रहा है। तो इसी बुनियादी टकराव को, इसी तनाव को सुलझाने के लिए एक कानून की जरूरत पड़ी। और इस सवाल का जवाब मिला 1955 के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में। इसका मकसद सिर्फ कुछ नियम बना देना नहीं था, असल मकसद था एक बैलेंस, एक संतुलन कायम करना। तो सवाल ये है कि ये कानून आखिर करता क्या है? देखिए, इसका सीधा साधा और सबसे जरूरी काम है जमीन के मालिकों और काश्तकारों यानी टेनेंट्स के बीच के इस बेहद जरूरी रिश्ते को रेगुलेट करना, ताकि किसी के भी अधिकार का हनन ना हो। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक रूल बुक है। नहीं, ये अपने आप में एक पूरा सिस्टम है, एक पूरी व्यवस्था। मतलब ये हर पहलू पर गौर करता है। किराया कितना होगा, खेती के अधिकार क्या-क्या मिलेंगे, अगर कोई झगड़ा हो गया तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा, और सबसे जरूरी, ये पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष यानी फेयर कैसे होगी। तो चलिए इस व्यवस्था की तह तक जाते हैं, और इसकी शुरुआत होती है सबसे बुनियादी चीज से, किराया। भाई, आखिर जमीन को इस्तेमाल करने की एक सही कीमत क्या होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर न जाने कब से बहस होती आई है। जरा सोचिए, अगर किराया बहुत ज्यादा रख दिया तो किसान का तो शोषण हो जाएगा, और अगर बहुत कम हुआ तो जमीन के मालिक को नुकसान होगा। तो फिर वो बीच का रास्ता, वो सही बैलेंस मिलेगा कहाँ? ये कानून यानी कि ये एक्ट किराए को बहुत ही सीधे साधे तरीके से डिफाइन करता है। ये कहता है कि किराया वो रकम है जो एक काश्तकार जमीन को यूज करने के बदले में जमीन के मालिक को देता है। और हाँ, ये कैश में भी हो सकता है या फिर फसल के एक हिस्से के तौर पर भी। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, कानून किराया तय करने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं बताता। ऐसा नहीं है कि बस एक ही नियम है। ये स्थानीय रीति रिवाजों को भी मानता है, दोनों पार्टियों के बीच आपसी समझौते को भी जगह देता है, और अगर वो भी ना हो तो सरकार की तय की हुई दरों पर भी आधारित हो सकता है। यही जो लचीलापन है ना, यही इसे प्रैक्टिकल बनाता है। अच्छा, पर मान लीजिए अगर किराया नहीं दिया गया तो तब क्या होगा? उसके लिए भी एक साफ प्रक्रिया है। जमीन का मालिक रिकवरी के लिए रेवेन्यू कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। फिर कोर्ट मामले की सुनवाई करता है और बकाया किराए की वसूली का आदेश दे सकता है। मतलब यहाँ मनमानी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। तो किराए की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े और संवेदनशील मुद्दे पर, बेदखली। मतलब किसी को जमीन से निकाल देना। ये कानून इस बात को पक्का करता है कि किसी भी काश्तकार को जब चाहे, जैसे चाहे, मनमाने ढंग से उसकी जमीन से हटाया नहीं जा सकता। किसी काश्तकार को जमीन से निकालने के लिए एक ठोस और कानूनी वजह होनी जरूरी है, जैसे कि मान लीजिए वो किराया नहीं दे रहा है, या फिर खेती की जमीन को किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या उसने बिना पूछे जमीन किसी और को सबलेट कर दी है। ये सब कुछ जमीन के मालिक की मनमर्जी पर नहीं, बल्कि कानून के आधार पर तय होता है। और ये कानून जो है ना, वो कानूनी और गैर कानूनी बेदखली के बीच एक बिल्कुल साफ लाइन खींचता है। लीगल प्रोसेस वो है जो अदालत के जरिए होता है, पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए। वहीं दूसरी तरफ बिना कोर्ट के ऑर्डर के किसी को भी हटा देना, वो सरासर गैर कानूनी है। और जानते हैं, यही इस कानून की सबसे बड़ी ताकत है। अगर किसी काश्तकार को गलत तरीके से, गैर कानूनी ढंग से बेदखल कर दिया जाता है, तो वो सिर्फ अपनी जमीन वापस पाने के लिए ही नहीं, बल्कि जो भी उसका नुकसान हुआ है उसके हर्जाने यानी कि कॉम्पेंसेशन के लिए भी केस कर सकता है। लेकिन एक मिनट, ये सारे नियम कानून तो ठीक हैं, पर इन्हें लागू कौन करवाएगा? मतलब इस पूरे खेल में एक अनबाइज्ड रेफरी की भी तो जरूरत है, और ये भूमिका निभाती है एक स्पेशल कोर्ट सिस्टम। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें पावर का क्लियर कट बंटवारा है। किराएदारी, रेंट, बेदखली, मतलब जमीन से जुड़े ये सारे मामले जो हैं, वो स्पेशल रेवेन्यू कोर्ट्स में ही सुने जाते हैं, नॉर्मल सिविल कोर्ट में नहीं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन मामलों को वो लोग हैंडल करें जिन्हें इनकी खास समझ और विशेषज्ञता हो। ये पूरा सिस्टम एक सीढ़ी की तरह काम करता है, एक हायरार्की है। सबसे निचले लेवल पर तहसीलदार होते हैं। अगर कोई उनके फैसले से खुश नहीं है तो वो ऊपर अपील कर सकता है सब डिविजनल ऑफिसर यानी एसडीओ के पास, और उसके बाद भी रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी और फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक जाने का रास्ता खुला है। इससे ये पक्का होता है कि न्याय पाने के कई मौके मिले।
तो हमने किराए के नियम देखे, बेदखली की प्रक्रिया समझी और अदालती सिस्टम पर भी नजर डाली। अब जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। आखिर में ये कानून एक ऐसा भरोसेमंद सिस्टम बनाता है जहां चीजें तय हैं, प्रिडिक्टेबल है। ये सिस्टम एक तरफ काश्तकारों को शोषण से बचाता है तो दूसरी तरफ जमीन मालिकों के अधिकारों को भी सुरक्षित रखता है, और इसी से खेती के सेक्टर में एक तरह की स्थिरता और निष्पक्षता आती है। याद रखिए, ये कानून बना था साल 1955 में। जाहिर है उस वक्त की दुनिया आज की दुनिया से बहुत बहुत अलग थी। और बस यही बात हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या 20वीं सदी में बना ये कानून 21वीं सदी की नई और बदलती चुनौतियों का सामना करने के लिए आज भी उतना ही कारगर है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।